बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। प्लेन क्रैश मामले पर ईरान में एहतजाज। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा सख्ती ना की जाए। बरतानिया के सफीर ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। ईरान का सख्त एहतजाज। वजारत खारिजा में बुलाया गया। हवाई जहाज मार गिराने पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, ईरानी हुकूमत ने दी सफाई। जापानी वजीर आजम का सऊदी दौरा। कतर के अमीर ने की ईरानी लीडरशिप से मुलाकात। खामनाई ने कहा हालात के लिए अमरीकी फितना जिम्मेदार है। आईएस फिर से सर उठा रही है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने दी वार्निंग। सीरिया के एलेपो में लड़ाई। लीबिया में सीज फायर। फरीकों ने मॉस्को में समझौते पर दस्तखत किए। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बर्खास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले को गैर कानूनी करार दिया। ममता और माया के बगैर अपोजिशन की मीटिंग। सोनिया गांधी ने मोदी और अमित शाह को बेहिस करार दिया। सीएए एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे जारी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान में अमेरिका के खिलाफ हालिया इंतकामी हमलों के दौरान प्लेन क्रैश के मामले से जिस तरह निपटा गया उस पर ईरान में नाराजगी पाई जाती है। दुनिया भर से के सोर्सेस ने तेहरान से बताया कि दारुल हुकूमत में 2 से 3 हजार लोगों ने एहतजाज किया। यह हवाई जहाज यूक्रेन का था जिसे जबरदस्त तनाव के हालात में गलती से मार गिराया गया। इस वाक़े में 176 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक हुए थे। दुनिया भर से के सोर्सेस ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को अपने गुस्से का इजहार का मौका दे रहे हैं। ईरान के बाद दूसरे शहरों में भी एहतजाज किया गया जिनमें मशहद और शिराज शामिल है, लेकिन उन शहरों में एहतजाजियों की तादाद 50 से 100 के बीच थी जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। एहतजाजी बस सीनियर ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। इस एहतजाज की वजह से ईरानी लीडरशिप पर काफी दबाव है। खबरों में कहा गया कि ईरानी हुकूमत ने तेहरान पुलिस से कहा है कि वो मुजाहिरीन के ताल्लुक से निमटते हुए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरानी पुलिस ने इतवार को एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरानी मीडिया में इस बात की तस्दीक नहीं की गई। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने ईरान से कहा है कि वो लोगों को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दे जिसकी जमानत ईरान के दस्तूर में दी गई है। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि उसने यूक्रेन प्लेन क्रैश मामले पर पर्दा डालने की कोई कोशिश नहीं की। एक सरकारी तर्जुमान ने यह बात बताई। न्यूयॉर्क से काम करने वाले इंसानी हुकूक की तंजीम सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने मुख्तसर वक्त में कई सानेहात के बाद अवाम को हिफाजत, सलामती और अमन के साथ एहतजाज करने और जवाबदेही का मुतालबा करने का मौका देने पर जोर दिया है। एहतजाज के बाद वीडियोज भी सामने आए हैं। ईरानी मीडिया की बात शख्सियतों और फनकारों ने यूक्रेन प्लेन क्रैश मामले पर हुकूमत से एहतजाज किया। बाज़ फनकारों ने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा न लेने का ऐलान किया और सरकारी टीवी के 2 एंकर्स ने इस्तीफा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले एहतजाजियों की तायद करते हुए हुकूमत को वार्निंग दी थी कि वो एहतजाजियों को हलाक न करे। उन्होंने कहा कि दुनिया खास तौर पर अमरीका देख रहा है। मुल्कों के दरमियान फौजी तनाव के बीच सिविलियन हवाई जहाजों को मार गिराने के वाकयात इससे पहले भी पेश आते रहे हैं। 2014 में यूक्रेन में रशिया के हामियों और यूक्रेन की फौज के दरमियान लड़ाई के बीच रशिया के असर वाले इलाके में मलेशिया के एक हवाई जहाज MH17 को मार गिराया गया था। ऐसा ही एक वाकया 1988 में ईरान इराक जंग के आखिरी दिनों में पेश आया था, जब अमरीका ने आबनाए हुर्मुज के करीब तेहरान से दुबई जाने वाले एक मुसाफिर हवाई जहाज को निशाना बनाया था जिसमें 290 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक हुए थे। ईरान ने पिछले दिनों यूक्रेन के हवाई जहाज को गलती से मार गिराने का इकरार किया है और उसे इंसानी गलती का नतीजा करार दिया है।
ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रबी ने सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि अफसोस के इन दिनों में ओहदेदारों पर तनकीदें की जा रही हैं, कुछ ओहदेदारों पर झूठ बोलने और पर्दा डालने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि ऐसा मामला नहीं है। यह हवाई जहाज़ तेहरान से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव जा रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और उसके दोस्तों की फितना अंगेजियां मिडल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह है। उन्होंने खिते के मुल्कों से कहा कि वो इन फितना अंगेजियों को बेअसर करने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाएं। सुप्रीम लीडर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात कर रहे थे। खामनाई ने खिते के मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म के शोबे में काफ़ी तरक्की की है और ईरान अपने दोस्त और भाई कतर को कई शोबों में अपने तजुर्बे से फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। कतर के अमीर ने इस मौके पर कहा कि खिते की सूरत हाल बहुत नाजुक है और वो ताउन बढ़ाने के लिए खामनाई के बयान से इत्तेफाक करते हैं। सदर हसन रूहानी भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कतर और ईरान के दरमियान 3 महीनों के बीच एक जॉइंट कमीशन बनाना चाहिए। शेख तमीम ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क अपने मुआशी ताल्लुकात को अपने सियासी ताल्लुकात की सतह पर लाने के लिए काम करेंगे। शेख तमीम ने खित्ते में तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एहतजाजियों को हवा देने के लिए फारसी में किए गए ट्वीट का मजाक उड़ाया है और कहा है कि ट्रंप ने ईरान के तहजीबी मकामात पर हमले करने की धमकी दी थी। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मूसवी ने यह बात कही। ईरान ने तेहरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लेने पर बरतानिया के सफीर से एहतजाज किया है। नायब वजीर खारजा ने बरतानिया के सफीर रॉबर्ट मैकाय को तलब करते हुए एहतजाज किया। बरतानिया के सफीर से कहा गया कि बरतानिया की हुकूमत को इस बारे में सफाई देना चाहिए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि बरतानिया के सफीर को अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज के दौरान कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार किया गया, जहां उन्होंने लोगों को जमा किया था। कुछ घंटों बाद सफीर को रिहा किया गया। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने एक बयान जारी करते हुए सफीर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि बेबुनियाद वजूहात पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के वजीर दिफा मार्क एस्पर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से इख्तलाफ किया है, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि कासिम सुलेमानी अमेरिका के 4 सफारतखानों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रंप ने यह दावा किया था। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर मार्क एस्पर ने CBS न्यूज के प्रोग्राम फेस द नेशन में बताया कि उन्होंने ऐसे कोई सबूत नहीं देखे हैं जिनसे पता चलता है कि कासिम सुलेमानी इस तरह के हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इराक में इतवार को एक फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ। इस अड्डे पर अमरीकी फौजी तैनात थे। हमले में बाज इराकी फौजी जख्मी हुए। अमरीका ने इस हमले की मजम्मत की है। CNN ने एक रिपोर्ट में उन अमरीकी सिपाहियों के वहशतनाक तजुर्बे बयान किए जो पिछले दिनों ईरान के मिसाइल हमले के दौरान बाल बाल बच गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सिपाहियों ने सद्दाम दौर के बनकर में पनाह ली। एक फौजी एक्विन फर्गूसन ने कहा कि मैं समझ रहा था कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत की। रियाद में शाह सलमान ने शिंजो एबे का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में कमी आएगी। बाद में उन्होंने अल ओला के मकाम पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने खित्ते के हालात पर बातचीत की। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते के हालिया वाक़यात के दौरान सऊदी अरब के रोल की तारीफ की। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने वार्निंग दी है कि आईएसआईएस फिर से मुनज़्ज़म हो रही है और मिडल ईस्ट में सर उठा सकती है। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि न सिर्फ सीरिया बल्कि इराक में आईएसआईएस फिर से अपने कदम जमाने लगी है। फ्रांस के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि सीरिया से निकलने वाले कई गैर मुल्की फाइटर्स अब लीबिया में हैं। यूरोप के नुक्ते नज़र से लीबिया यूरोप के बहुत करीब है। ये बहुत अहम मसला है जिस पर आने वाले दिनों में बातचीत होगी। वो ब्रुसेल्स, स्ट्रासबर्ग और पेरिस में अपनी मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। सीरिया के एलेपो के करीब सरकारी फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। एलेपो के सूबाई दारुल हुकूमत बागियों के एक हमले के बाद यह लड़ाई शुरू हुई। इस हमले में 2 सिविलियंस हलाक हुए और कई जख्मी हुए। खबरों में कहा गया कि लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ, लेकिन हलाकतों और जख्मियों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी।
लीबिया के हवाले से अहम खबर आ रही है। लीबिया बहरान के कई फरीक मॉस्को में जमा हुए और खबर है कि उन्होंने सीज फायर के समझौते से इत्तेफाक किया है। इस मीटिंग में आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत और उनके मुखालिफ दोनों ने हिस्सा लिया। रशिया और तुर्की लीबिया में सीज फायर की कोशिशें कर रहे थे। पता चला है कि वजीर आजम फयाज अल सराज और बागी कमांडर खलीफा हफ्तार ने सीज फायर के समझौते पर दस्तखत किए। रशिया की वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोवा ने इससे पहले ऐसा इशारा दिया था कि ये सीज फायर समझौता हो जाएगा। जब से 2011 में अमेरिका और नाटो ने अपने दोस्तों के साथ मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का तख्ता उल्टा और उन्हें हलाक किया, लीबिया में मुसलसल बदअमनी और खाना जंगी पाई जाती है। लीबिया के बहरान में तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान फयाज सराज की तायद कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी फौज की मदद के लिए अपने सिपाहियों को भी भेजा है, जबकि खलीफा हफ्तार को सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट की तायद हासिल है। खलीफा हफ्तार की फौजों ने बताया जाता है कि इतवार से लड़ाई रोक दी। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने लीबिया में ठोस और पायदार सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत के बाद ये बात कही। बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज को। शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बर्खास्त कर दिया है और उसे गैर कानूनी करार दिया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने इससे पहले मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के केस में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस सजा को गैर कानूनी करार दे दिया। मुशर्रफ ने इससे पहले उनके खिलाफ अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साबिक आर्मी चीफ और फौजी डिक्टेटर के खिलाफ सजा को उलट दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि इस केस में शिकायत, इस केस में अदालत को बनाना और सरकारी वकीलों की टीम का चुनाव सब गैर कानूनी था। जब मुशर्रफ के खिलाफ पिछले दिनों मौत की सजा सुनाई गई थी, पाकिस्तानी फौज ने खुलकर नाराजगी का इजहार किया था और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पर फौज का काफी दबाव था। मुशर्रफ ने 1999 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ फौजी बगावत की थी और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। 2007 तक वो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। फिलहाल वो बीमार हैं और दुबई में रहते हैं। अब बात इंडिया की। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई कई अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मीटिंग में खासतौर पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में गड़बड़ और सीएए के खिलाफ एहतजाज के बारे में गौर किया गया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और मायावती की बीएसपी ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जुमला 20 पार्टियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार, कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी, डी राजा, जेएमएम के हेमंत सोरेन, एलजेडी के शरद यादव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के मनोज झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी के अलावा कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह मीटिंग में मौजूद थे। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने इस मीटिंग में इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह एनआरसी के बारे में अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सरकारी तशद्दुद के ताल्लुक से उन्होंने बेहिसी का रवैया अख्तियार किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सीएए और एनआरसी एहतजाज की असल वजह है, लेकिन ये एहतजाज अवाम में पहले से बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले गुस्से का इजहार है और झुंझुलाहट का इजहार है, जो अब खुलकर किया जा रहा है। सदर कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस ने जिस तरह से सूरत हाल से निपटा है, उस पर सबको हैरत हुई। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह की हुकूमत बेनकाब हो गई है और ये लोग हुकूमत करने के काबिल नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि आसाम में एनआरसी ने बैकफायर किया है, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत अब एनपीआर पर तवज्जो दे रही है। मशहूर तारीखदां इरफान हबीब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ करार देते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया। इसके अलावा इरफान हबीब ने वजीर दाखिला अमित शाह को मशवरा दिया कि वो अपना नाम बदल लें, क्योंकि उनके नाम में फारसी का लफ्ज शाह शामिल है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इरफान हबीब ने मुसलमानों को निशाना बनाने पर मोदी और अमित शाह पर सख्त तनकीद की। जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर जबरदस्त एहतजाज किया और वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव किया। इस मौके पर आजादी के नारे लगाए गए। कई दूसरे मकामात पर सीए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के इत्तेहादी नीतीश कुमार के हवाले से दावा किया गया कि रियासत में एनआरसी पर अमल नहीं होगा। बेंगलुरु में सीएए के खिलाफ एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई कुर्सियों की वैन को आग लगा दी गई। बीजेपी के एक लीडर दिलीप घोष ने एक बेहिस बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की रियासतों में एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को कुत्तों की तरह मारा गया।
تلنگانہ کے بھینسا ٹاؤن میں فرقے وارانہ تناؤ پایا جاتا ہے، جہاں پچھلی رات مسلمانوں کے گھروں پر حملوں کے واقعات پیش آئے۔ ان حملوں کے بعد مقامی مسلم آبادی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عہدیداروں نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ جموں کشمیر کے سینئر پولیس آفیسر دیویندر سنگھ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سری نگر میں اپنے گھر میں ملیٹنٹس کو پناہ دی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دیویندر سنگھ کو حزب المجاہدین کے 3 ملیٹنٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ان کے گھر پر چھاپے کے بعد کئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے گھر سے 2 پستول اور ایک AK-47 رائفل برآمد ہوئے۔ دیویندر سنگھ کو کئی میڈلز بھی ملے تھے۔ ایسا الزام ہے کہ انہوں نے کشمیر کے کٹر ملیٹنٹس کو پناہ دی تھی۔ ان کے میڈلز واپس لیے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پلین کریش معاملے پر ایران میں احتجاج، حکومت نے سیکیورٹی فورسز سے کہا سختی نہ کی جائے۔ برطانیہ کے سفیر نے مظاہرے میں حصہ لیا، ایران کا سخت احتجاج، وزارت خارجہ میں بلایا گیا۔ ہوائی جہاز مار گرانے پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ایرانی حکومت نے دی صفائی۔ جاپانی وزیر اعظم کا سعودی دورہ، قطر کے امیر نے کی ایرانی لیڈرشپ سے ملاقات۔ خامنائی نے کہا حالات کے لیے امریکی فتنہ ذمہ دار ہے۔ IS پھر سے سر اٹھا رہی ہے، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے دی وارننگ۔ سیریا کے الیپو میں لڑائی۔ لیبیا میں سیز فائر، فریقوں نے ماسکو میں سمجھوتے پر دستخط کیے۔ پرویز مشرف کی سزائے موت برخاست، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا۔ ممتا اور مایا کے بغیر اپوزیشن کی میٹنگ، سونیا گاندھی نے مودی اور امت شاہ کو بے حس قرار دیا۔ CAA NRC کے خلاف مظاہرے جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔